रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन एपिसोड 7। अपनी बात रखकर अनुष्का बिना अंशुमन और निशा की बात सुनकर वहां से चली गई और इस वक्त अपने कमरे से कशिश बाहर निकल रही थी जो तैयार हो चुकी थी और अंतर की कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वह गुस्से से तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ती हुई अनुष्का से टकरा गई। अनुष्का ने अब जाकर कशिश को देखा था और उसे लगा कि शायद इसी का जन्मदिन है क्योंकि उसका लुक बर्थडे वाला था और वो बोली, अंधी हो, आंखें हैं या बटन, दिख नहीं रहा कि कोई आ रहा है सामने से। कशिश भी अनुष्का से पहली बार मिल रही थी और उसे देखकर वहां कुछ पल के लिए शॉक हो गई कि तभी उसे लगा कि शायद कोई गेस्ट होगा और वो बोली, सॉरी मैं अपनी सिस्टर के रूम में जा रही थी। सॉरी माय फुट, अनुष्का ने गुस्से से कहा और उसके बाद वह आगे की तरफ बढ़ गई। कशिश वहां से अंतरा के रूम में चली गई। अंतरा के भी हेयर स्टाइल हो रहे थे। वो जाकर एक जगह बैठ गई और अंतरा ने आंखें बंद किए हुए ही उससे कहा, वैसे अभी मैं तुझे देखा तो नहीं सकती लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही होगी। कशिश के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई और वो बोली, गलत, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अंतरा ने इस पर तुरंत अपना सर हिलाया जिस पर हल्के से उसके बाल खींच गए जो कि हेयर स्टाइलिस्ट के हाथ में थी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली जिस पर अंतरा बोली, सॉरी, क्योंकि अंतरा की ही गलती थी और उसके बाद वो कोशिश को बोली, नहीं, तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और उसके बाद अंतरा ऊपर से नीचे तक कशिश को देखने लगी तो वो सच में उसे पिंक कलर के गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी जो कि ऑफ शोल्डर था। कशिश ने भी अंतर की वो ड्रेस देखी जो उसकी ड्रेस से काफी डिफरेंट थी और अंतरा जैसी बोल्ड और फैशन डिजाइनर पर काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो बोली, ये ड्रेस भी तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। अंतरा को सिर्फ एक इंसान की सबसे ज्यादा और अच्छी वाली तारीफ चाहिए थी और वो उसकी खुद की बहन थी और उसकी बहन ने कह दिया कि वो अच्छी लग रही है तो मतलब वो अच्छी लग रही है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। इसी तरीके से वो दोनों रेडी होती है और बाकी सारे मेहमान नीचे हॉल में आते रहे जहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था। पार्टी में ऋषि के बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आने वाले थे जिनको मौका मिलने वाला था अंशुमान सिंह रघुवंशी जैसे बिजनेसमैन के साथ काम करने का और यह अंशुमान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया में खुद का बिजनेस सेटअप करने का, क्योंकि अंशुमन स्टार्टिंग में कभी इंडिया में अपना बिजनेस नहीं चाहता था लेकिन अब वो इंडिया में रहना चाहता था सिर्फ अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा तो रसिया आने से रहा, इसीलिए अब वो अपना बिजनेस इंडिया में चाहता था और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी इंडिया में बिजनेस सेटअप करना। लेकिन बिजनेस को ऊंचाई पर भेजने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि स्पेशली इंडिया में ही अपना सिक्का जमा कर बैठे हैं, उनके साथ डील करना बहुत जरूरी था। इसके अलावा कार्तिक और आर्यन, इन दोनों के भी बिजनेस पार्टनर्स यहां आने वाले थे। कुछ बिजनेस पार्टनर्स ऋषि, कार्तिक और आर्यन के आम थे लेकिन कुछ सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते थे और यहां सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि बिजनेस वुमेन्स भी यहां आने वाली थी। धीरे धीरे ऋषि के मेहमान भी आने लगे और वो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कशिश और अंतरा से मिलने के लिए। कहने को तो ऋषि और अंशुमन की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी लेकिन उन दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट थी। जहां अंशुमन को सिर्फ लग्जरी दिखती थी वहीं ऋषि को हर एक इंसान दिखता था और शायद ही रहन सहन ने भी उनके अंदर एक भेद बना दिया था। अंशुमान भी ऋषि के क्लोजेस्ट बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था। आर्यन और कार्तिक के भी बिजनेस पार्टनर आए थे और वह भी आर्यन और कार्तिक से मिल रहे थे कि तभी स्टेज पर फलक गई और बोली, नाउ अटेंशन हियर प्लीज, तो सब एक दूसरे से मिल लिए लेकिन अभी भी बर्थडे गर्ल्स रहती हैं तो इसीलिए प्लीज वेलकम हमारी आज की आन बान शान कशिश एंड अंतरा। फलक बोलकर चुप हुई और शादी की सारी लाइट बंद हो गई और सीडीओ के ऊपर एक स्पॉट लाइट जली जहां पर अंतरा और कशिश खड़ी थी और स्पॉटलाइट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी कशिश और अंतरा भी स्पॉटलाइट के साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आ रही थी और अंशुमन, निशा और अनुष्का के लिए ये थोड़ा हैरत से भरा था क्योंकि यह एक ही नहीं दो जनों की बर्थडे पार्टी थी और दोनों बहनें ही जुड़वा थी। वो दोनों नीचे आई और उन्नति उन दोनों के पास आई और बारी बारी उसने उन दोनों के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर उन दोनों का हाथ पकड़कर वो स्टेज के ऊपर लेकर आए जहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल केक रखा हुआ था। वो दोनों उस केक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि शायद अपनी फैमिली के जाने के बाद वो पहली बार इस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और इतनी तमझाम के साथ तो शायद वो अपनी जिंदगी में पहली बार कर रही थी। वो दोनों खुश हुई और फलक नहीं एक नाइफ लाकर कशिश और अंतरा को दे दिया और उन दोनों ने उस एक नाइफ को एक साथ पकड़ा और फिर फलक ने कहा, मेरे 3 अकाउंट करते ही आप दोनों इस केक को कट कर देंगे।
और उसके बाद फलक ने अपना काउंट डाउन शुरू कर दिया और उसने 1 2 3 काउंट किया और इसी के साथ कशिश और अंतर ने एक साथ वो केक कट कर दिया और पार्टी साउंड बजने लगे। केक कटिंग के बाद दोनों ने एक दूसरे को एक साथ खिलाया और उसके बाद उन दोनों के साथ जो फलक खड़ी थी उन दोनों में एक साथ उसे भी खिलाया। बड़ी बारी सब स्टेज पर आए और उन्होंने कशिश और अंतरा को गिफ्ट दिए और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दी और इसी के साथ धीरे धीरे शाम की यह पार्टी रंगीन होती जा रही थी। म्यूजिक बज रहा था, डांस शुरू हो चुका था। जिनका खाने में इंटरेस्ट था वो फूड काउंटर की तरफ जाकर खाने में लग गए थे और जिन्हें पीनी थी वह बार काउंटर की तरफ चले गए थे। कशिश और अंतरा वो दोनों अभी भी स्टेज पर थे और उनके लिए स्पेशल चेयर्स मंगवाई गई थी क्योंकि आज का दिन उनके लिए स्पेशल था और वह सबको इधर उधर मूव करते हुए डांस करते हुए देख रही थी कि तभी कोशिश ने देखा कि एक लड़की जिसने बैकलेस और डीप नेक वाली गाउन डाली हुई है वो आर्यन की तरफ जा रही है और उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रख तो आर्यन जिसके हाथ में जोश था वो उसके लिए पलट गया और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वो बोला, ओ हाय मिस चोपड़ा। मिस चोपड़ा आर्यन की बिजनेस में एक बार उसके साथ काम कर चुकी थी और उसे भी इनवाइट किया गया था और मिस चोपड़ा ने आर्य से कहा, सो मिस्टर सिंह रघुवंशी, क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं? आर्य ने इस पर हल्की सी नजर कशिश की तरफ की जो कशिश नहीं देख सकती थी और उसने देखा कि कशिश बिल्कुल उसे और मिस चोपड़ा को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी कि तभी आर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर मिस चोपड़ा की तरफ अपनी नजर करते हुए बोला, ऑफ कोर्स। 2 से लेकर डांस फ्लो पर आ गया और हर कोई साइड हो गया और म्यूजिक बजने लगा अनडिस्को। गाना शुरू हुआ और आर्यन और मिस चोपड़ा ने एक साथ डांस करना शुरू किया और हर कोई उन दोनों को देखने में लगा और कशिश जाली आंखों से आर्यन और मिस चोपड़ा को साथ में कपल डांस करते हुए देख रही थी। यह कोई रोमांटिक कपल डांस नहीं था, यह एक सालसा डांस था जिसमें कपल का रोमांटिसिज्म कम दिखता है और उनका बॉडी मूवमेंट ज्यादा नजर आता है। गाना ही इतना जोश से भरा था कि आर्यन और मिस चोपड़ा भी बिल्कुल जोश में डांस करते हुए नजर आ रहे थे और निशा और अंशुमन उन दोनों को देख रहे थे। निशा को 1 मिनट नहीं लगा ये पहचानने में मिस चोपड़ा की एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन होगी, क्योंकि मिस चोपड़ा का लुक ही इतना ज्यादा एलिगेंट, क्लासी और बोसी था कि कोई भी बस उसको एक झलक देखे और पहचान जाए कि वो कितनी बड़ी क्लास से बिलोंग करने वाली लड़की थी। कार्तिक भी आर्यन को बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से मिस चपोड़ा के साथ डांस करते हुए देख रहा था और वो समझ गया था कि वो सिर्फ डांस कशिश को जलाने के लिए कर रहा था और कशिश वो बेचारी हल्का फुल्का जल भी रही थी। वो फलक के साथ खड़ा था कि तभी वो स्टेज के ऊपर चढ़ गया और कशिश के पास आया और फिर अपना हाथ आगे करते हुए बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बोला, कैन वी हैव डांस टुगेदर मैम? और उसके बाद हल्की सी नजर कार्तिक ने अंतरा की तरफ की तो अंतरा समझ गई कि वो कशिश को सिर्फ आर्यन की वजह से अपने साथ लेकर जा रहा है, इसलिए अंतरा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया और फिर अंतरा ने कशिश से कहा, कशिश जाना, डांस कर, तुझे तो वैसे भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है। कशिश मना कर रही थी लेकिन तभी स्टेज पर फलक भी आई और बोली, हाँ दीदी, कीजिए ना भैया के साथ डांस, प्लीज, इसी बहाने भैया का डांस देखने को मिल जाएगा। बचपन में तो बहुत कूदे हैं लेकिन अब का पता नहीं कैसा डांस करते हैं, तो प्लीज इनका साथ देकर इनका डांस अच्छा कर दीजिए। मैंने आपका फ्रेशर वाला डांस देखा था, आपने बहुत अच्छा किया था, प्लीज ना, और आपको तो बर्थडे है तो आपको अपनी फेवरेट चीज तो करनी चाहिए। फलक से अनुष्का ज्यादा दूर नहीं थे और अनुष्का को ये देखकर काफी चिढ़ मुझे कि उसकी दोस्त कैसे मिडिल क्लास लड़कियों से चिपक रही है। अनुष्का थोड़ा अंशुमन और निशा की तरफ झुकी और बोली, मुझे लगता है सिंह रंधावा फैमिली के अंदर सेंस नहीं है माँ, किसी भी लोगों से कैसे भी बातें करते हैं। जस्ट शट अप, फोकस ऑन द स्टेज एंड ब्रदर। निशा ने अनुष्का को सीधा रहने के लिए कहा क्योंकि वो आर्यन का डांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। इतना ओपन माइंडेड हैप्पीली मूवमेंट को ज्वाइन करते हुए ही वो आज न जाने कितने सालों के बाद आर्यन को देख रही थी और वो इस मूवमेंट को खुलकर जीना चाहती थी। कशिश मान गई और फलक जल्दी से डीजे की तरफ गई और कार्तिक कशिश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे स्टेज पर ले आया और आर्यन और मिस चोपड़ा के पीछे खड़ा हो गया। आर्यन को बिल्कुल नहीं पता था कि कार्तिक उसे चलाने के लिए अब कशिश के साथ डांस करने वाला था, वह भी उसे गाने पर जो कि सिर्फ अपने रोमांस के लिए जाना चाहता था। अचानक से ही हाई हील्स ते नचे सॉन्ग बंद हो गया और हर कोई हैरान हो गया और सॉन्ग बजा, तेरे संग यारा, फ्रॉम द मूवी रुस्तम बाय आतिफ असलम। मिस चोपड़ा और आर्यन ने पीछे देखा तो अब स्पॉटलाइट कशिश और कार्तिक पर थी और दोनों ने अपना लेफ्ट राइट हैंड को एक दूसरे के हाथ में दिया हुआ था और एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो दोनों डांस एरिया की तरफ बढ़ रहे थे।
दोनों डांस तो बात नहीं करती। आर्यन को चिढ़ तो अभी से होने लगी थी जब उसने कशिश का हाथ इतने प्यार से अपने दोस्त के हाथ में देखा था। मिस चोपड़ा ने आर्य से कहा, चलिए हम उस तरफ चलते हैं और अब बर्थडे गर्ल का डांस देखते हैं। उसके बाद मिस चोपड़ा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से बाहर की तरफ आ गई और कशिश और कार्तिक सेंटर में आ गए और गाने ने अपनी बोल पकड़े। तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा अंडरस्को। इस लाइन पर दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे को फेस कर रहे थे और हल्का साबू दोनों पीछे की तरफ बैंड हुए। तो रात दीवानी में जर्द सितारा अंडरस्को। इस लाइन पर कार्तिक ने कशिश को अपनी तरफ वापस किया और उसे घुमा दिया और कशिश की पीठ कार्तिक के सीने से लग गई। मेन कोरस तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। पीछे से अपनी बाहों में पड़े हुए कार्तिक ने कशिश को लेफ्ट से राइट मूव करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो दोनों स्पिन कर रहे थे जैसे कि धरती करती है धीरे धीरे। और इस स्पिन के साथ साथ कार्तिक कशिश को अपने और करीब लेकर आ रहा था और कार्तिक के हाथ कशिश के पेट पर कसते जा रहे थे। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। इस लाइन पर वो दोनों हल्का हल्का एक दूसरे से दूर हुए, बस अपना लेफ्ट और राइट हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया और फिर एक दूसरे को देखने लगे और हल्का हल्का शकल घूमने लगे और उसी के साथ दोनों ने अपने हाथों को आजाद किया और फिर दूसरे हाथ को पकड़ लिया। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सुना सा एक आसमान महताब तू। इस लाइन पर कार्तिक ने वापस कशिश को अपनी तरफ कर उसको पैरों से पकड़कर दोपहर की तरफ लिफ्ट किया जिसका कशिश के हाथ कार्तिक के कंधे पर आ गए और कशिश ने अपना चेहरा कार्तिक के चेहरे पर छुपा दिया और कार्तिक कशिश को लेकर राउंड राउंड घूमने लगा। कहने को तो सिर्फ एक नॉर्मल प्यार रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन ये कुछ लोग थे जो अपनी अपनी राय बनाया जा रहे थे, जैसे कि अंडरस्को। पहले तो हमारे आर्यन बाबू, उन्हें तो गुस्सा आ रहा था कोशिश को इस तरीके से प्यार से अपने ही दोस्त के साथ डांस करते देखकर। आर्यन को बहुत अच्छे से पता था कि यह सिर्फ एक डांस है, लेकिन वह अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में बिल्कुल नहीं देख सकता था और यहाँ जो जलन वो कोशिश को महसूस करवाना चाहता था, वो जलन अब उसे बहुत ही गहरी तरीके से अपने अंदर महसूस हो रही थी। मिस चोपड़ा आर्यन के साथ ही खड़ी थी और वो बोली, आई थिंक ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट? आपका दोस्त लकी है कि उसे ऐसी गर्लफ्रेंड मिली है। मिस चोपड़ा की बात में तो जैसे आर्यन के जलन के लेवल को हाई लेवल पर पहुंचा दिया था। यहाँ अंशुमन और निशा कशिश को बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे और निशा बोली, ये कार्तिक को हो क्या गया है, उसका टेस्ट इतना बेकार तो हो नहीं सकता। What to do और what can we do? अंशुमान ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ उन्नति बड़े ही चाव से उन दोनों को देख रही थी कि तभी अचानक से ऋषि की नजर उस पर गई और उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो उन्हें? डांस तो कर रहे हैं और डांस में इतना मत खोइए, एक पल के लिए वो थम भी जाएंगे। उन्नति ने उन दोनों को देखते हुए कहा, पर मैं चाहती हूं कि ये दोनों कभी न थमा। और उसके बाद उन्नति ने ऋषि को देखा तो ऋषि को समझ में नहीं आया तो ऋषि का हाथ पकड़कर उन्नति से थोड़ा दूसरी तरफ ले आई और एक जगह पर जाकर बैठ गई और बोली, मुझे आपसे ना बहुत समय से एक बात कहनी थी, लेकिन कभी बोल नहीं पाए, लेकिन आज कार्तिक और कशिश को ऐसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज वह बात मुझे आपसे कर देनी चाहिए और कशिश की एज भी हो गई है। ऋषि ने कहा, कौन सी बात और उस बात का कशिश की उम्र से क्या लेना देना? उन्नति ने एकदम से कहा, अरे शादी की तो उम्र ही होती है ना, कभी भी थोड़ी मुंह उठाकर कर दी जाती है। उन्नति के मुझसे शादी शब्द सुनकर ऋषि कुछ पल के लिए हैरान हुआ और उसने कंफर्म करने के लिए कहा, क्या मैं जो सोच रहा हूं वही तुम कहना चाह रही थी? शायद, उन्नति ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा और फिर बोली, मुझे क्या पता कि आप क्या सोच रहे हैं, वो तो आप बताएंगे तो पता चलेगा कि जो मैं सोच रही हूं कि वह आपकी सोच से मैच करता है कि नहीं करता। ऋषि के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आई और वो बोला, तुम कार्तिक और कशिश की शादी की बात कर रही हो और तुम चाहती हो कि तुम कार्तिक की शादी कशिश से करवाओ और कशिश को हमारे घर की बहू बनाओ। उन्नति इस पर खुश होकर अपना सर हाँ में हिला दी और बोली, यस, मैं यही चाहती हूँ कि कशिश और कार्तिक की शादी हो जाए, और रही बात अंतरा की तो हम उसके लिए भी बेस्ट से बेस्ट लड़का ढूंढेंगे, लेकिन कशिश मुझे मेरे घर पर चाहिए, मेरी बहू के रूप में। मुझे कार्तिक और कशिश एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और आज उन दोनों का ये रोमांटिक ब्यूटीफुल इंटेंस डांस देखकर तुम मेरे अंदर लक आ गई है जल्द से जल्द कशिश और कार्तिक की शादी करने की। ऋषि ने इस पर कहा, शांत हो जाओ भाग्यवान, शांत हो जाओ, और वैसे भी हमें कशिश से पूछना पड़ेगा कि वो किसी लड़का से प्यार तो नहीं करती,
अगर वह करती होगी तो हम उसकी शादी जबरदस्ती तो अपने बेटे से नहीं कर सकते ना, और आपके बेटे से भी पूछना होगा कि उनकी जिंदगी में तो कोई लड़की नहीं आ गई। उन्नति बोली, कशिश इतनी मासूम और सीधी लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। हाँ, शायद अंतरा का हो सकता है, लेकिन कशिश का शायद नहीं हो सकता। शायद क्या? उसका डेफिनेटली कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। और रही बात हमारे बेटे की, तो अगर होती ना तो पक्का मुझे बता देता अब तक, और मुझे नहीं पता तो फलक को तो जरूर बता देता, और फलक ने मुझे अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं बताई। तो डेफिनेटली इन दोनों की जिंदगी में तो कोई नहीं है, तो हम इन दोनों की शादी आराम से करवा सकते हैं। बस दस्तूर देखना है, वक्त देखना है, और कशिश से कार्तिक के लिए बात करनी है, और फिर कार्तिक से कशिश के लिए। और आई एम डैम श्योर कशिश ना कभी नहीं बोलेगी। ऋषि इस पर बोले, ठीक है तो फिर अभी नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम कशिश से इस बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह साल खत्म होने से पहले पहले ही हम बहू का चेहरा देख ले। मतलब बहू का चेहरा तो देखा ही हुआ है, हम बहू को फाइनली इस घर में ले आए बहू बनाकर। उन्नति खुश हो गई और वो बोली, आपको पता है मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिया। किसके बच्चे? ऋषि ने हैरानी से कहा। तो उन्नति ने उसके हाथ पर हल्का सा मारा और बोली, कार्तिक और कशिश के। और किसके? यहाँ उन दो लोगों की शादी की चर्चा चल रही थी जो कभी एक होने के लिए बने ही नहीं थे, और वही दोनों फिलहाल सबके सामने चर्चा का विषय बन गए थे। और हर दूसरे कान में एक ही बात चल रही थी कि कार्तिक और कशिश एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और यह गनीमत थी कि यह बात अभी तक आर्यन के कानों में नहीं आई थी और ना ही अंतरा के कानों में की बात पड़ी थी। और यहाँ डांस पाल पाल रोमांटिक होने जा रहा था। सारी की सारी लाइट्स बंद हो गई थी और सिर्फ पिक और स्काई ब्लू कलर की लाइट्स चल रही थी, जो कि उसे माहौल को इंटेंस और रोमांटिक बना रही थी। और कशिश और कार्तिक की करीबी बहुत ज्यादा थी। वो दोनों दुनिया की बातों से बेखबर बस अपने परफॉर्मेंस में लगे हुए थे। इस बात से बेखबर कि उन दोनों की शादी की बातें चल रही है, इस बात से बेखबर कि अगर उन दोनों के पार्टनर्स को पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो इन चार जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ जाएगा। हर एक चीज से बेखबर दोनों ने अपना डांस पूरा किया। बहुत मुश्किल से आर्य ने खुद को रोका हुआ था। वो दोनों स्टेज से उतर गए और कशिश वापस अंतरा के पास चली गई, और उसके बाद पार्टी कैसी ही चलती रही और धीरे धीरे पार्टी से लोग काम होते रहे, जिसका मतलब ये था कि अब शाम ढलने लगी है। कार्तिक सीधा आर्यन के पास गया और धीरे से उसके कान की तरफ झुकते हुए बोला, वैसे कैसा लगा डांस? अच्छा था ना? रोमांटिक था ना? आर्य ने इस पर कार्तिक को देखा और बोला, तुमने जानबूझकर किया। कार्तिक ने इस पर मुस्कुराया और आर्यन को बोला, तुमने भी तो किया था। आर्यन इस पर बोला, मुझे सामने से अप्रोच मिला था, मैं नहीं गया था। कार्तिक ने इस पर गहरी सांस ली और बोला, अप्रोच तो मुझे कशिश ने भी नहीं किया था, मैं भी सामने से गया था उसके पास। और वैसे भी जब मेरा दोस्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सोच रहा था दोस्त कर रहा है तो बहती गंगा में हम भी हाथ डाल देते हैं। आर्य ने कुछ पल के लिए उसे घोड़ा और फिर वहां से चला गया और कार्तिक बस मुस्कुराता रह गया। उन्नति और ऋषि अब तक वापस आ चुके थे। धीरे धीरे सब जाने लगे थे, तो उन्नति ने अंतरा और कशिश से कहा कि वह दोनों भी आकर आप खाना खा ले, क्योंकि अब कुछ ही देर में सब चले जाएंगे। अंतरा और कशिश के फ्रेंड्स भी उन दोनों से मिलने आए थे। कशिश और अंतरा ये दोनों ही अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर जाकर बैठी थी और उनके साथ खाना खा रही थी। गीत, प्रेम, पूजा और जन्नत ये सब आए हुए थे। आर्यन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और खाते हुए ही अंशुमान ने सबके सामने कहा, वैसे कब आ रहे हो तुम रसिया? कभी नहीं। आर्यन ने नान का एक टुकड़ा थोड़ा और उसे शाही पनीर से लगाकर अपने मुंह में लिया। वहां पर कार्तिक और कार्तिक की फैमिली भी बैठी हुई थी और उन्होंने भी आर्यन का रिप्लाई सुन लिया था, लेकिन उनमें से कोई बोला नहीं। तो अंशुमान ने धीरे से कहा, ये सब क्या है? एक इंसान के लिए तुम यहाँ रुकोगे? वहां पर तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा वर्ल्ड है, तो उसे छोड़कर यहाँ क्या करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पर जब सब कुछ तुम्हारा रसिया में है? आर्यन अभी भी नॉर्मल था और वो बोला, सुकून, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, जो सुकून मुझे कभी ढूंढने पर भी आपके पास नहीं मिला। और उसके बाद आर्यन ने एक तिरछी नजर अपने पापा को पास की और बस 5 मिनट और लगाया आर्यन ने वहां पर, और अपना खाना खाकर वह उठा और बोला, आई एम डन विथ माइन। और उसके बाद वह वहां से जाने लगा, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कशिश और अंतरा की टेबल के पास आकर रुका और कशिश ने अपना सर उठाकर उसे देखा, तो आर्या ने इशारे से कहा कि वह उसके कमरे में ही उसका वेट करेगा और उसके बाद वहां से चला गया। और यह इशारा निशाने देख लिया था और इससे यह इशारा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले गए थे।
कार्तिक भी अपने कमरे में आया, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद कपड़े बदलकर वह अपने कमरे से निकल गया और पहले साइड में देखा और फिर एकदम से वो अंतर के रूम में जाकर घुस गया और देखा तो अंतरा बालकनी में खड़ी थी और उसने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं रिमूव किए थे। कार्तिक उसके पीछे आया और बोला, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? और उसके बाद उसने उसकी कमर में हाथ डाला और हल्के से उसे टर्न करके अपनी तरफ घुमा दिया। अंतरा ने इस पर कार्तिक के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे और खुद से थोड़ा सा आगे चलकर उसके पास आए और बोले, लेकिन आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ कुछ रोमांटिक करेंगे, मेरी रोमांटिक तारीफ करेंगे, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं चेंज करे। कार्तिक ने अपने हाथों को सिडिक्टिव तरीके से अंतरा के चेहरे पर फिर आया और बोला, लेकिन रोमांटिक बातें से रोमांटिक हरकतों से कपड़ों का क्या लेना देना? अंतरा का इस पर मुंह बन गया और उसने कार्तिक को खुद से दूर किया और वहां पर लगे झूले पर जाकर बैठ गए और अपनी सैंडल को उतारते हुए बोली, बस कीजिए, अगर कुछ रोमांटिक नहीं करोगे तो मैं आपको कमरे में आने को अलाउड नहीं करूंगी, और वैसे भी कपड़ों का तो मैं लेना देना होता है। कार्तिक भी आकर उसके बगल में बैठ गया और उसने वापस उसकी कमर पर हाथ रख जहां पर कपड़े का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वो ड्रेस ही ऐसी थी, और वापस कार्तिक की छोड़ को महसूस करके वो हल्का सा काम है, और इस पर कार्तिक ने अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत और गहरी थी और उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लिया, जिस पर वह हल्की सी उसकी तरफ झुक गई। कार्तिक ने एक हाथ से अभी भी उसकी कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने उसकी चिन्ह को कपड़ा और हल्का सा ऊपर उठाते हुए अपने चेहरे के ऊपर उसका चेहरा ठीक से एडजस्ट करते हुए बोला, तारीफ क्या करूं, तुम तो ऑलरेडी इतनी खूबसूरत हो, इतनी सुंदर हो, इतनी ज्यादा बोल्ड और वाइल्ड हो कि तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन शायद सच में तुम्हें रोमांस की बहुत जरूरत है। अंतरा इस पर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले गई और बोली, तो कीजिए ना रोमांस। कार्तिक ने इस पर अपना चेहरा घुमाकर बाहर के मौसम को देखा और फिर अचानक से खड़ा हो गया, तो अंतरा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो फिर अचानक से पलटा और उसने अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम के अंदर आ गया और बालकनी को अच्छे से पर्दे से ढक दिया ताकि चांद की रोशनी भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। कार्तिक उसे लेकर बेड की तरफ आया और उसे बेड पर अच्छे से बैठा दिया, और अभी तक अंतरा ने अपने उन सैंडल को नहीं उतारा था, इसलिए वह पैरों पर आया और खुद से ही उसकी सैंडल को अच्छे से रिमूव किया और देखा तो उसके पैर सूज गए थे। यह क्या है? कार्तिक ने अपनी निगाहें ऊपर करते हुए अंतरा को देखते हुए कहा, तो अंतरा धीरे से बोली, अभी सुंदर लगना है तो थोड़ा बहुत तो टॉलरेट करना होगा। कार्तिक इस पर खड़ा हुआ और ड्रेसिंग के पास जाकर वह मॉइस्चराइजर लेकर आया और फिर वापस अपने घुटने पर आया और अंतरा के पैरों को अपनी लैप पर रखा और उस पर मॉइस्चराइजर लगाते हुए बोला, पर जरूरी नहीं कि सुंदर दिखने के लिए टॉलरेट करना जरूरी हो, तुम्हारी बहन भी तो सुंदर है पर वह तो नहीं करती ऐसी कोई चीजें। अंतरा इस पर बोली, क्योंकि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं और अगर मैं ही सुंदर नहीं देखूंगी और मुझे ही फैशन की कोई सेंस नहीं होगी तो कैसे चलेगा, और मेरी बहन एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती है तो उसे क्या जरूरत इन सब चीजों की, और आई नो कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और उसे इन सब अड़ंगों की कोई जरूरत नहीं। कार्तिक ने मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाया और फिर उठकर अंतरा के साइड में बैठ गया और बोला, राइट, खूबसूरत लगने के लिए आडंबों की जरूरत नहीं होती है और जरूरी नहीं कि फैशन डिजाइनर हो तो तुम्हें भी खूबसूरत लगना जरूरी है। फैशन डिजाइनर का काम है दुनिया को खूबसूरत बनाना, ना कि खुद सुंदर होना। बहुत से ऐसे फैशन डिजाइनर हैं जो खुद सुंदर ना होकर दुनिया को सुंदर बनाते हैं, उनके कपड़े सुंदर बनाते हैं। अंतरा इस पर मुड़ी और अच्छे से अपने पैरों को ऊपर कर लिया, लेकिन वह अपने पैरों को मोड़ नहीं सकती थी उस टाइट फिटेड ड्रेस में, इसीलिए उसने अपने पैरों को ऊपर की तरफ बेंड किया था और कार्तिक की गर्दन में हाथ डालते हुए बोली, तो आप हो तो सही मुझे ठीक करने के लिए, मेरी चोट पर मरहम लगाने के लिए। कार्तिक इस पर खड़ा हो गया और उसने पीछे से अंतरा की ड्रेस की जीप को खोलना शुरू कर दिया, जिस पर अंतरा बिल्कुल शॉक हो गए और वह पलटना चाह रही थी, लेकिन कार्तिक ने उसके कंधे पकड़ ली ताकि वह मुड़े न और बोला, शांति से ऐसे ही बैठी रहो। अंतरा ने अपने होठों को कसकर भींच लिया और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? कार्तिक धीरे धीरे जीप को नीचे करने लगा, जिस पर अंतरा की वह गोरी मक्कल स्किन सामने आती रही और कार्तिक अपनी नजरों को उन पर जमाते हुए बोला, तुमने ही तो कहा कि तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना है और रोमांस का मेन मुद्दा ही कपड़ा होता है, पर मेरे हिसाब से कपड़ा एक अड़चन होता है, इसलिए उसे हटा रहा हूं। अंतर की सांस गहरी हो गई और कार्तिक ने जीप के एंड तक उसे खोल दिया और उसके बाद आगे आकर बैठा और उसने धीरे धीरे दोनों साइड के कंधों से उस ड्रेस को नीचे सरकाना शुरू किया और अंतरा बस उसे देखती रह गई और कार्तिक उसके चेहरे के पास आया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला, अगर मुझे रोकना चाहती हो तो रोक लो, क्योंकि अगर बाद में रोका तो मैं ऐसा रुकूंगा कि कभी जिंदगी में तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा।
नाउ चॉइस इज योर एस मार्शमेलो। अंतरा कार्तिक को अपने बेहद करीब चाहती थी, लेकिन एकदम से नहीं। लेकिन अगर वो अब कार्तिक को रोका तो वो कभी जिंदगी में उसके करीब नहीं आएगा, और वो कार्तिक के उन पत्थर की लकीर जैसे शब्दों पर बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने जो कह दिया सो कह दिया। अगर वो सच में उसे रोक दी आगे तो वह कभी नहीं आता, और फिलहाल उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि अभी वो उसे रोक दे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्यार तो भी चाहती थी। इसलिए उसने अपने दिल को कड़ा कर लिया। अंतरा धीरे से बोली, प्लीज लाइट तो बंद कर दीजिए। कार्तिक ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, क्यों? अब तो तुम 18 की हो गई हो, और याद करो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हारी बेहद करीब आऊंगा जब तुम 18 की हो जाओगे, और तुम 18 की हो चुकी हो, तो अब मेरा तुम्हारे करीब आने का पूरा पूरा हक है, और तुम्हें देखने का भी पूरा पूरा हक है। प्लीज ही। अंतर यह रिक्वेस्ट की तो कार्तिक ने अपने होंठ उसकी गर्दन से हटाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने किया, और फिर अपना हाथ लाइट की तरफ ले गया और स्विच को बंद कर दिया, और कमरा बिल्कुल अंधेरे से घिर गया। लेकिन अभी भी हल्की फुल्की रोशनी जो उस पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी वो काफी थी कार्तिक को सिर्फ अंतर का अक्ष देखने के लिए। कार्तिक की गहरी नजरें अंतरा के अक्ष को उस अंधेरे में निहार रही थी, और अंतरा भी कोशिश कर रही थी कि कार्तिक को देख सके, लेकिन तभी उसे कार्तिक के हाथ अपने ड्रेस को नीचे सरकाते हुए फील हुए। कार्तिक उसके बेहद करीब था, और उसने दोनों कंधों से ड्रेस सरकाकर उसके कंधे पर होंठ रख चूमना शुरू किया, और अंतरा के मुंह से सिस्क छूट गई और हाथ अपनी ड्रेस पर कस गए। कार्तिक कंटिन्यूसली उसे किस कर रहा था, और अंतरा की आंखें बंद थी कि उसे कार्तिक का हाथ अपनी बैक पर फील हुआ, जो उसे अप डाउन और डाउन टू अप फील हो रहा था। कार्तिक ने किस करना बंद किया और अपनी टंग से लीक करना शुरू किया, और वो गीला और मधुर एहसास ने अंतरा को कांपने पर मजबूर किया। कार्तिक अपनी जीभ फेर रहा था उसके उस मुलायम सॉफ्ट रबड़ी जैसे कंधों पर, और अब कार्तिक ने वो ड्रेस और नीचे की और उसके बाजू से हाथ आजाद करवा दिए और ड्रेस को पेट तक ले आया, और अब उसके होंठ उसके कॉलर बोन तक आए और वहां किस और बाइट्स करने लगे। अंतरा कार्तिक को दूर भी करना चाहती थी और अपने पास भी रखना चाहती थी, और कार्तिक की इन इंटेंस टचेस ने उसे पागल कर दिया। और अंतरा ने अपने हाथ कार्तिक के बालों में फंसाए और उसे अपने करीब खींचा, तो कार्तिक ने उसे किस करना रोका और उससे दूर हुआ, और अंतरा के चेहरे की डेस्परेशन नोटिस करने लगा। कार्तिक ने उसके चेहरे को पकड़ा और अपना चेहरा करीब ले जाने लगा कि तभी अंतरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे मत तड़पाओ प्लीज, किस मी। कार्तिक उसके होठों के पास आकर ठहरा और बोला, वही तो करने जा रहा हूं। और फिर वो उसे किस करने लगा, लेकिन अंतरा ने अपने होठों को आजाद करवाया और अपना चेहरा उठाकर कार्तिक का चेहरा नीचे अपने सीने तक ले जाते हुए बोली, इधर और मेरी डेस्परेशन को मिटाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। कार्तिक ने अंतरा के वो सोए हुए हार्मोन्स जगा दिए जो सिर्फ सेक्स के वक्त ही एक लड़की में जागते हैं। कार्तिक बिल्कुल दूर होकर खड़ा हुआ और फिर वापस उसके पास आकर उसे लेटाया और उसके ड्रेस को ऊपर उठाकर पहनवाने लगा, तो अंतरा ने अपने हाथ ऊपर किए और कार्तिक का चेहरा पकड़ कहा, ये गलत है, मेरे अरमान जगाकर जा रहे हो, अब मुझे सेटिस्फाई कीजिए मिस्टर कार्तिक सिंह रंधावा, मुझे अपने अंदर फील करवाइए। कार्तिक ने उसके हाथ हटाए और बोला, अभी सही वक्त नहीं है। अंतरा ने उस पर कहा, सही वक्त तो कभी भी नहीं आता, सही वक्त तो बनाना पड़ता है, और मैं इसी वक्त को सही वक्त बनाना चाहती हूँ। और उसके बाद पूरी हिम्मत से अंतरा ने कार्तिक को अपनी तरफ खींच लिया और उसके हाथ अपनी ड्रेस के ऊपर रखे और उसके कान के पास जाते हुए बोली, रिमूव इट। और साथ ही अंतरा ने कार्तिक की पीठ पर अपने हाथ को चलाना शुरू किया और साथ ही साथ अपने नाखूनों को चुभोने लगे, जिस पर कार्तिक भी हल्का हल्का उसकी तरफ झुकाव महसूस करने लगा, और उसने वापस उसकी ड्रेस को पकड़ा और उसे उसके सीने से नीचे उतरने लगा और उसके पेट से भी उसे अलग कर दिया। अब वो ड्रेस सिर्फ उसके पैरों पर लटक रही थी, और अंतरा ने उसके कानों को चूमते हुए कहा, यहां से भी हटाओ। अंतरा की बात में जैसे कोई हिप्नोटिज्म सा था, और कार्तिक ने उसकी पूरी ड्रेस उसकी बॉडी से अलग करके नीचे जमीन पर किसी कूड़े की तरह फेंकी और बिल्कुल उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को किस करने लगा, तो अंतरा अपने हाथों को उसके ब्लेजर तक लेकर आई और उसकी ब्लेजर को रिमूव कर दिया। अब अंतरा कार्तिक की शर्ट के बटन के साथ खेलने लगी और कार्तिक उसके होठों को आजाद कर उसके गले, गर्दन और कंधे पर किस करने लगा। अंतर केवल अपने इनर्स में थी और कार्तिक के हाथ उसकी पूरी बॉडी को फील कर रहे थे, बस उसके सेंसिटिव पार्ट को ही नहीं छू रहे थे, क्योंकि वहां पर अभी भी वो कपड़ा था जो एक लड़की के नाजुक हिस्सों को छुपाने में काम आता है। और अंतरा अपने और भी ज्यादा मजबूती से कार्तिक को अपनी तरफ पुश किया, जिस पर कार्तिक पागलों की तरह उसके गले पर किस और बाइट्स करने लगा।
थोड़ी देर बाद कार्तिक हल्का सा ऊपर की तरफ मुंह हुआ और उसने अपनी शर्ट के बटन को खोल और शर्ट को भी निकाल कर फेंक दिया और वापस अंतर की तरफ थोड़ा और इस बार वो किस करते हुए नीचे उसके कॉलर बोन की तरफ आया और अंतरा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई और कार्तिक बस नीचे की तरफ आ रहा था और उसने अंतरा के वो अपर अटरी को भी निकाल कर फेंक दिया और उसके ब्रेस्ट को किस करने लगा और अंतरा ने गहरी सांस ली। कार्तिक उसके पेट पर आया और उसे किस करने लगा और अंतरा उसके बालों में अपने हाथ फंसाए उसे अपनी तरफ पुश कर रही थी। कार्तिक और नीचे आया और थाइस एरिया पर किस करने लगा जिस पर अंतरा बिल्कुल अपने पैरों को ऊपर नीचे मूव करने लगी क्योंकि अब ये फीलिंग बर्दाश्त करना उसके आपे से बाहर होते जा रहा था। धीरे धीरे कार्तिक उसे अपनी किस अपने कंट्रोल में ले रहा था। अंतरा ने अपनी आंखों को कसकर मिंच रखा था और उसने अपने हाथों को कार्तिक के बालों से हटकर बेडशीट को अच्छे से पकड़ लिया और अपनी मुट्ठियों में उन्हें दबाने लगी। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी कि तभी उसे कार्तिक के हाथ अपने अंडर लॉन्जरे को खोलते हुए महसूस हुई और अंतरा की आंखें बिल्कुल खुल गई और उसने कार्तिक के कंधे पर अपने हाथ रख दिए और उसे दबाने लगी, लेकिन कार्तिक को रोकने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थे और अब कार्तिक ने वह एक बचा कपड़ा भी अंतरा की जिस्म से दूर कर दिया। कार्तिक अपनी होठों को उसके पैरों के बीच लेकर गया और उसे किस करने लगा और अंतरा अब बिल्कुल पागल हो चुकी थी। बस अब एक ही दूरी रह गई थी दोनों के बीच में और वो था दोनों का एक होना, लेकिन कार्तिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह सिर्फ ऊपर ऊपर से अंतरा को प्लेजर दे रहा था क्योंकि अंतरा को उसका प्यार चाहिए था और वो अब उसे वह प्यार दे सकता था, लेकिन अभी भी वो दर्द जो अंतरा को पागल कर सकता था, अंतरा की तबीयत बिगड़ सकता था, वो दर्द फिलहाल कार्तिक उसे नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने बिल्कुल भी अंतरा के जिस्म के साथ वो हरकत करने की कोशिश नहीं करी और अपने आप को कंट्रोल में भी रखने की पूरी कोशिश करें। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के कमरे में, आर्यन पहले तो कशिश के कमरे में ही गया था, लेकिन जब उसने देखा कि कशिश अपने कमरे में है ही नहीं, वह वॉशरूम में है और नहा रही है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर नहा रही कशिश को देखा और कशिश उसे वहां देखकर बिल्कुल हैरान हो गई और अपने आप को कवर करने लगी। आर्यन ने पहले राग से पहले एक टॉवल निकाला और जल्दी से वो कशिश की तरफ गया और उसने शावर का पानी बंद किया और अच्छे से कशिश की अपर बॉडी को ढक दिया, जिस पर कशिश के वह दोनों नाजुक हिस्से चुप गए थे, और उसे अपनी गोद में उठाकर वह बाहर लेकर आया और बेड पर बिठा दिया। वो क्लोजे में गया और उसने वहां से एक पिंक कलर का फर बाथरोब निकाला और उसे लेकर बाहर आया और फिर वह बाथरोब उसने कशिश के हाथ में रखा और बोला, मैं 5 मिनट के लिए बाहर हूँ बालकनी में, इसे पहन लो। 5 मिनट के बाद में आया और तुमने इसे नहीं पहने तो खुद से पहनाऊंगा। और उसके बाद आर्यन बिना उसके सुन बालकनी की तरफ चला गया और 2 मिनट तो कशिश बस यही सोचने में लग गई कि आखिर आर्यन को हुआ क्या, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने जल्दी से उसे नहीं पहने तो आर्यन खुद से ही उसे पहना देगा। इसीलिए उसने जल्दी से अपना टॉवल अपनी बॉडी से हटाया और अपनी बॉडी को अच्छे से साफ किया और फिर उस बाथरोब को पहन लिया। उसने उसका नोट बांधा ही था कि आर्यन अंदर आ गया और उसने जब कशिश को अब कवर देखा तो वह वापस उसके करीब आया और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर लेकर आया और पैर से ही दरवाजे को बंद कर दिया और उसे लेकर सीधा अपने रूम में आया और उसे बेड पर बिठा दिया। कशिश बस आर्यन की हरकतों को देख रही थी और आर्यन उसके साइड में आकर बैठ गया तो कशिश ने सवाल किया, क्या हुआ? तुमने डांस क्यों किया? आर्य ने बिना उसे देख कहा तो कशिश को समझ में नहीं आना, तो आर्य ने वापस उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने कार्तिक के साथ डांस क्यों किया? कशिश इस पर बोली, आप भी तो उस लिपस्टिक पाउडर के साथ अच्छे से डांस कर रहे थे, उसके साथ ठुमका लगा रहे थे, और वैसे भी मैंने सामने से अप्रोच नहीं किया था आपके दोस्त को, उसने सामने से आकर मुझे कहा था और मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसके साथ डांस किया और आपसे बेस्ट डांस करके दिखाया मैंने और कार्तिक जी ने। आर्यन ने कशिश की बाजू पकड़ी और उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम मना कर सकती थी, उसे मना क्यों नहीं किया? कशिश ने अपनी आंखें छोटी कर ली और वो बोली, आप भी तो लिपस्टिक पाउडर को मना कर सकते थे, लेकिन नहीं, पहले मुझे तिरछी निगाहों से देखा और उसके बाद उसके साथ ठुमका लगाने के लिए स्टेज पर चले गए, तो मैं क्यों मना करती? और वैसे भी कार्तिक जी को तो आप अच्छे से जानते हो, आप क्यों बिगड़ रहे हो? अब आर्यन उसकी बेहद करीब आया और उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसे बिल्कुल हिला दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, पहली बात तो वह कोई लिपस्टिक पाउडर नहीं है, मिस चोपड़ा है जिसके साथ मैंने एक बार बिजनेस में प्रोजेक्ट किया था, और अगर उसने मुझे सामने से अप्रोच किया था तो मैं उसे मना नहीं कर सकता था। बिजनेस रिलेशन खराब होता है इससे, और वैसे भी सिर्फ यह एक डांस था, मैंने कोई शादी नहीं कर ली थी उसके साथ जो तुम इस तरीके से कार्तिक के साथ डांस करने चली गई थी। कोशिश भी इस पर जवाब देने से पीछे नहीं हटी और वो बोली, अरे तो मैं भी तो डांस करने गई थी,
मैंने कौन सा कार्तिक जी को शादी के लिए बोला था? आर्यन ने इस पर गहरी सांस ली और उसने कहा, ओके, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और अब से तुम किसी के साथ डांस नहीं करोगी और आई प्रॉमिस मैं भी किसी के साथ डांस नहीं करूंगा। डांस होगा तो सिर्फ हम दोनों का, चाहे अकेले में चाहे दूसरों के। कशिश ने इस पर अपना मुंह फेर लिया और बोली, लेकिन आपने मेरे साथ डांस कहाँ किया? तो अभी कर लो, आर्यन ने कहा। तो कशिश ने उसे देखा और बोली कि अभी। या आर्यन ने किया और फिर म्यूजिक सिस्टम में जाकर एक रोमांटिक सॉन्ग बजा दिया। ना है ये पाना, ना खोना ही है तेरा, ना होना जाने क्यों होना ही है। गाना बजने लगा और आर्यन पलट गया और उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किया और उसे निकालकर सोफे पर फेंक दिया और फिर कशिश के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और आर्यन ने बिल्कुल अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखकर अपने और करीब किया और दूसरे हाथ में उसका दूसरा हाथ लिया, लेकिन उससे पहले उसने कशिश का दूसरा हाथ अपने कंधे पर रखवाया और फिर उसे लेकर मूव करने लगा। वो उसे लेकर बिल्कुल कमरे के मीड में आ गया और उसे लेकर कपल सालसा डांस करने लगा। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। इस लाइन पर आर्यन ने कशिश के हाथों को अच्छे से पकड़ा और उन पर अपने हाथों को सरकते हुए पीछे आया और दोनों ने एक दूसरे की कलाई को थाम लिया और फिर आर्यन ने कशिश को एकदम से अपनी तरफ खींचा और फिर उसे नीचे की तरफ बैंड कर दिया और उसे 180 डिग्री घुमाया और वापस अपने करीब लेकर आया, जिस पर कशिश के वह गीले बाल उन दोनों के चेहरे को कुछ पल के लिए छुपा गए। ना है ये पाना, ना खोना ही है तेरा, ना होना जाने क्यों होना ही है। आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? आर्यन उसे 360 डिग्री अपने एक हाथ के इशारे से घुमाया जा रहा था और कशिश उसके चारों तरफ 360 डिग्री घूम रही थी और फिर घूमते घूमते अचानक से वह थमी और कार्तिक के सीने से अपना सर लगाया और उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टल वे में रख दिया। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी। जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े ना छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी। जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। आर्यन ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और धीरे धीरे नीचे सरकते हुए उसकी हिप पर रखकर उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट किया और कशिश ने अपने पैरों को उसकी कमर से लपेट दिया, जिस पर दोनों के सीने आपस में टकराया और साथ ही दोनों की बदन में गर्मी सी आ गई और आर्यन उसे वैसे ही लिए अब बेड पर आ रहा था, क्योंकि आप उसे डांस नहीं कुछ और करना था। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं तुमसे ही, ना है ये पाना, ना खोना ही है तेरा, ना होना जाने क्यों होना ही है। लास्ट लाइन होते ही म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो गया, जैसे कि उसमें कोई रिमोट सिस्टम हो, और आर्यन ने भी कोशिश को बेड पर लिटा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था और कशिश के हाथ उसके गर्दन पर चल रहे थे। और फिर आर्यन ने कशिश क्यों काटते हुए गले पिंक लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम दिया। आर्यन कशिश के ऊपर था और उसके होठों को किस कर रहा था कि तभी कशिश को कुछ याद आया और उसने अपने आप को साइड किया और खड़ी होकर बैठ गए और आर्यन उसे देखने लगा तो कोशिश ने कहा, आपके छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की अच्छी लगती है क्या? आर्यन को समझ में नहीं आया तो उसने पूछ लिया। कशिश ने अपना सवाल रिपीट किया, क्या आपको शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ड्रेस? आर्यन को लगा कि वो नॉर्मली ऐसे ही कोई सवाल कर रही है तो वो बोला, नहीं, ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, जो बहुत ज्यादा धक धक कर अपने आप को रखती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी गांव टाइप की लड़कियां हैं और उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है मॉडर्न टाइम के बारे में, और जो नॉर्मली जीन्स टॉप भी पहनती है वह भी ठीक है, मतलब एटलीस्ट उन्हें देखकर लगता है कि वो समय के साथ अपने आप को आगे लेकर जा रही है और वह बोल्ड है, स्ट्रांग है, लेकिन जो धक कर रखती है ऐसा लगता है कि वो स्ट्रांग भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, सब दोनों ठीक लगता है। आर्य ने नॉर्मल जवाब दिया था, लेकिन कशिश ने इसकी जवाब को अपने अंदर बिठा लिया था और फिर वो बोली, ओके। तभी आर्यन का फोन बज तो उसने देखा कि कार्तिक का फोन है और उसने फोन को उठा लिया तो कार्तिक ने कहा, जाना है, मैं नीचे खड़ा हूं, आजा जल्दी। आर्यन ने ओके कहा और फोन रख दिया और फिर वो कशिश के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम यहाँ सो जाओ या फिर अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। और उसके बाद वो उठा और वहां से जाने लगा।
कशिश बस उसे जाते हुए देखती रही और जब आर्यन कमरे से बिल्कुल चला गया, उसके 10 मिनट बाद वह उठी और सीधा अपने कमरे में गई और सलवार कमीज पहने और एक दुपट्टा लिया और सीधा वहां से अंतरा के कमरे में गई तो देखा अंतरा आराम से सो रही है और उसके ऊपर ब्लैंकेट है जो कि कार्तिक ने ही डाला था। कशिश अंतरा के पास गई और उसके साइड में बैठी और सोई हुई अंतरा के सर को सहलाने लगे और फिर उसने हल्का सा अंतर का ब्लैंकेट उठाकर देखा तो अंतरा की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर वह मुस्कुरा दे और उसने अंतरा के फोरहेड को किस किया और बोली, आई नो कि तुम मुझे माफिया के साथ नहीं चाहती, लेकिन सॉरी, अब मुझे माफिया ही चाहिए क्योंकि मेरे लिए कोई नॉर्मल इंसान नहीं बना। और उसके बाद कशिश कुछ सोचने लगी और बर्थडे पार्टी में हुई एक घटना उसे याद आने लगी। कशिश डांस कर रही थी तो उसकी नज़र बार बार एक वेटर की तरफ जा रही थी जो बार बार गंदी नजरों से अंतरा और साथ ही साथ अंतरा की वो खुली हुई बैक पर देख रहा था और उसकी आंखों की लस्ट से कशिश को गुस्सा आ रहा था। डांस करती हुई अचानक से उसके हाथ कार्तिक के कंधे पर दब गए तो कार्तिक ने कशिश को देखते हुए कहा, क्या हुआ? नथिंग, कशिश ने कहा और फिर कार्तिक ने उसे घुमाकर बिल्कुल अपने करीब किया जिस पर उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के चेहरे से जा मिले और धीरे से कशिश ने कार्तिक की कान में कुछ कहा जिस पर कार्तिक की आंखें बड़ी हो गई और उसे गुस्सा आने लगा और उसने कोशिश को पलट दिया और उसके कान में बोला, आर यू सीरियस कि तुम्हें यह आज ही करना है? आई एम डैम सीरियस, कशिश ने कहा और वापस कार्तिक ने उसे पलट दिया और कुछ देर बाद दोनों का डांस खत्म हो गया था। कशिश सब सोचने के बाद उठी और वापस उसने अंतरा के फोरहेड को किस किया और फिर दबे पांव कमरे से निकली, लेकिन वह अपने कमरे में ना जाकर हाल में आ गई और छुपाते छुपाते ही वह पैलेस से बाहर निकल गई और जाकर एक कार में बैठी जो कि शायद उसी का वेट कर रही थी और बैठते ही वह ड्राइवर से बोली, जल्दी चलो, एक बंद बड़ा फैक्ट्री, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे टॉर्चर मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। एक आदमी ऊपर दीवार से लटकता हुआ था और नीचे एक बहुत बड़ा एसिड का बॉक्स था जिसमें काफी सारा एसिड था। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 5 से 6 लीटर एसिड होगा और उसकी भाप उठकर उस आदमी के चेहरे पर आ रही थी जो उस आदमी के ऊपर पसीना दे रही थी और वह पसीना इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि अगर वह आदमी थोड़ा और करीब उस एसिड के करीब गया तो धीरे धीरे उसकी बॉडी जलने लगेगी और भी ज्यादा करीब गया तो उसकी बॉडी गल जाएगी। वो आदमी गिड़गिड़ाया जा रहा था और अपने सामने देख रहा था जहां पर 2 किंग साइज की अच्छी खासी क्वालिटी की लग्जरियस चेयर थी और उन दोनों चेयर्स पर बैठे थे कार्तिक सिंह रंधावा और आर्यन सिंह रघुवंशी। दोनों ही एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए थे और अपने हाथ में पेन दिए उन्हें रोल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है और वह आदमी बार बार गिड़गिड़ा जा रहा था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही सर्वेंट था जो कि अंतर को गलत नजर से देख रहा था और वह बोला, सॉरी सर, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाऊंगा, प्लीज सर प्लीज। कार्तिक सरकस्टली मुस्कुराया और अपनी नजर ऊपर करते हुए बोला, हमें सॉरी मत बोल क्योंकि यह सजा हमने तुझे नहीं दिया, हमारी सजा इससे बहुत कम होती है। हम तुझे कुछ दिन बांध के रखते, हंटर से मार दे और उसके बाद एक शॉट में तेरा काम तमाम कर देते, लेकिन तुझे ये सजा देने का काम किसी और ने किया है और वह सजा बहुत खतरनाक देती है। सही सुना, वो खतरनाक देती है, बहुत खतरनाक देती है। 2 साल पहले सीएम के बेटे का केस तो सुना होगा, बहुत ज्यादा तड़पा था बेचारा, बहुत ज्यादा। याद कर ले अब कैसी हालत होने वाली है तेरी। विक्की सहगल का केस आज तक चल रहा था क्योंकि आज तक विक्की सहगल को इतनी बेरहमी से मारने वाला नहीं मिला था और जब फॉरेंसिक हुआ था तो पता चला था कि विक्की के अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल डाला हुआ है जो धीरे धीरे उसकी बॉडी पार्ट को गला रहा था और अच्छा हुआ कि विक्की मर गया। ये बात खुद फॉरेंसिक डॉक्टर ने कही थी क्योंकि अगर विक्की ना मरता तो पागल हो जाता और खुद को न जाने कितनी बार करने की कोशिश करता और हर कोई गलत काम करने से डरता था क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उसने उस आदमी के किसी खास के साथ गलती से भी गलत कर दिया तो विक्की सहगल जैसी ही मौत उन्हें मिलेगी। और विक्की सहगल की सिर्फ एक मौत पूरे वेस्ट बंगाल को खौफ में लाने के लिए काफी थी। बहुत से क्राइम कम हो गए थे वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ उसे एक मौत से, क्योंकि विक्की सहगल की मौत किस तरीके से हुई थी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट बकायदा न्यूज़पेपर में 1 हफ्ते तक लगातार आई थी और 15 दिन तक विक्की सहगल चर्चा में बना रहा था मरने के बाद टीवी न्यूज पर। अब कोलकाता का सीएम कोई और था क्योंकि विक्की सहगल का बाप वह भी पागल हो गया था और कुछ महीनों बाद पता चला था कि उसने खुद को फांसी लगा ली क्योंकि उसका विक्की के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए अब वो जीना नहीं चाहता था। तभी अचानक से फैक्ट्री के बाहर एक कार आकर रुकी और एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का बुर्का पहना हुआ था वो बाहर आई और उसने अपने चेहरे को भी ढका हुआ था।
सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और वह अंदर आई और जितने भी लोग वहां पहरेदारी कर रहे थे उसे देखते हुए हर कोई अपनी नजरें नीचे कर रहा था। वो उस फैक्ट्री के अंदर आई और उसकी नजर सीधा उस वेटर के ऊपर गई और उसकी आंखों को देखकर ही पता चल रहा था कि उसका चेहरा गुस्से से कितना तमतमा रहा होगा। कार्तिक और आर्यन वो दोनों भी खड़े होंगे और वो लड़की चलकर उन दोनों के पास आई और बोली, यह इतना ऊपर क्यों लटका हुआ है? नीचे करने में क्या तुम दोनों को दर्द हो जाता? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरी सांस ली और फिर अपने आदमी को इशारा किया तो उन्होंने उस आदमी को एसिड के करीब कर दिया, जिस पर वह रोने लगा और अपनी रिहाई की भीख मांगने लगा। तो वह लड़की चिल्लाते हुए बोली, नहीं मिलेगी तुझे रिहाई, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि तुझे एक ही चीज मिलेगी और वह है मौत। तूने उस लड़की को गलत नजर से देखा भी तो कैसे देखा? मैं गलत नजर वाले इंसान की नजरें उनसे छीन लेती हूँ और मैं तुझसे भी सबसे पहले तेरी नजरें छीनूंगी और फिर तेरे ये हाथ, जो कि तेरे ये हाथ बहुत चलते हैं लड़कियों के जिस पर, और मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़कियों की इज्जत का मजाक उड़ाए। उसके बाद को खुद से उस तरफ गई जहां पर वह आदमी था जो कि कार्तिक का था और रस्सी को पकड़े हुआ था जिसके सहारे वो आदमी लटका हुआ था। यूजलेस, उस लड़की ने कहा और उस आदमी की पेट पर हल्की सी लात मारी और वह आदमी रस्सी को छोड़ते हुए गिर गया और उस लड़की ने उस रस्सी में पकड़ लिया, लेकिन तब तक वह आदमी एसिड के करीब आ गया था और वह आदमी का शरीर अब जलने लगा था धीरे धीरे। और उस लड़की ने कहा, तुझे इस एसिड में नहीं मारने वाली, चिंता मत कर, लेकिन तुझे मारूंगी जरूर। और उसके बाद कार्तिक और आर्यन को देखा तो कार्तिक और आर्यन के आदमी आए और जिस बड़े से कनस्तर में वह एसिड था उसे एक स्पेशल ग्लव्स के जरिए उस आदमी के नीचे से हटाकर दूसरी साइड ले गए और उस लड़की ने उस एसिड के कनस्तर के हटते ही तुरंत उस रस्सी को छोड़ दिया और वह आदमी बिल्कुल नीचे जाकर गिरा। उसे आदमी के नीचे गिरते ही चीज निकल पड़ी और अपने हाथ पैर को सही जमीन पर मारने लगा, ऐसे जैसे उसके हाथ पर की हड्डियां टूट गई। और सच में वह इतनी ऊंचाई से गिरा था कि सच में उसकी हड्डियां तो टूट ही गई होंगी। उस लड़की ने नीचे पड़ा एक आयरन का रोड उठाया और ले जाकर सीधा उस आदमी के सर पर दे मारा, जिस पर सर लगभग फट गया और उसके कान में से खून बहने लगा। लेकिन इसके बाद भी वह लड़की नहीं रुकी और उसने लात मारकर उस आदमी को सीधा किया और फिर लगातार उस आयरन रोड से उस आदमी के पेट पर वार करने लगी और वह आदमी चिल्लाता रहा और उसके मुंह से, नाक से और कान से खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था कि मार मारकर वो लड़की उसका सारा खून बाहर निकाल देगी। दिखने में तो वह लड़की काफी कमजोर सी और पतली सी थी और वह आयरन रोड बहुत भारी था, हर कोई आसानी से उसे नहीं पकड़ सकता था, लेकिन उस लड़की में इतनी आसानी से उस आयरन रोड को पकड़ा हुआ था जैसे कि उसके लिए वो कोई खिलौना हो और उस खिलौने की मदद से वो उस आदमी को करने का खेल खेल रही थी। कार्तिक और आर्यन दोनों उस आदमी को तड़पते हुए देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उस लड़की को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करी और वह लड़की बावरी हो रही थी। लेकिन जब हद बढ़ गई और वह लड़की उस आदमी के हर हिस्से पर वार कर रही थी और वह जब आयरन रोड से उस आदमी के पैरों के बीच में वार कर रही थी तो कार्तिक ने आर्यन से कहा, आर्यन जाकर रोक उसे, यह मर गया तो हमें नहीं पता चलेगा कि अंतरा के साथ वो सब करने के लिए किसने कहा था इसे। आर्यन ने उस बुरके वाली लड़की को देखा और फिर एकदम से उसकी तरफ गया और पीछे से आकर उसने उसे लड़की को कमर से पकड़ लिया और पीछे करने लगा तो वह लड़की अपने पैरों को और हाथों को हवा में लहराते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे, मुझे इस आदमी को जान से मारना है, वह भी अभी के अभी, छोड़िए मुझे, छोड़ो। और वह आर्यन के हाथों को अपने पेट से हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन ने उसे काफी मजबूती से पड़ा हुआ था और वह उसे लेकर पलट गया और उसके हाथ से वह आयरन रॉड लेकर फेंक दिया। उसके बाद आर्यन उसे अपनी सीने से कसकर लगा लिया, उसकी पीठ और कमर को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ, बी क्वाइट, कुछ नहीं हुआ। और आर्यन उसकी पीठ को लगातार सहलते रहा और उस लड़की की रोने की आवाज आने लगी और वह नीचे जमीन पर हो गई और आर्यन ने भी अपने घुटने पर आया और उसे अपने सीने से अच्छे से लगा कर रहा और वह लड़की उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए रोने लगी और बोली, ऐसा क्यों करते हैं सब, क्यों कोई लड़की की इज्जत कोई इज्जत नहीं समझता। और वह लड़की बोलते हुए फिर रोने लगी तो आर्यन ने कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बी क्वाइट बच्चा, शांत हो जाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।